हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह पेपर आपका 15 अक्टूबर 2017 का पेपर है और यह पर्यावरण अध्ययन का पेपर है। तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस कराऊंगी। इसके 30 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी। तो आपको अच्छे से इनको कर लेना है और आपको अपने यूपी टेट को अभी से यूपी टेट की तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आपका सीडीपी है इसके जो पीवाईक्यू हैं इनको मैं करा ही रही हूँ। ईवीएस की मैं बात करूं, यह चल ही रहे हैं आपके, आप देख सकते हैं। और हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वह मैं करा ही रही हूं। तो आप इन तीनों को अच्छे से समझिएगा। आपको क्या करना है, यूपी टेट में 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं आपके, तो आप उन 60 नंबर के प्रश्नों में आप अंदाज से भी लगा करके आएंगे तो आप 20 से 25 नंबर आसानी से लेकर के आ सकते हैं। इतना आपको अच्छे से कर लेना है। तो आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस करना है। बाकी के 2 सब्जेक्ट बचते हैं उन पर भी ध्यान देना है, लेकिन आप वहाँ पे 20 से 25 नंबर आप आसानी से लेकर के आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है। आपको बताना है यहाँ पे बताना है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था तो कब अपनाया था, यह बात बतानी है। तो 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या फिर 13 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था तो कब अपनाया था, तो इसका सही आंसर होता है 24 जनवरी 1950। कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। और राष्ट्रीय गान का जो गाने का जो समय होता है वह कितना होता है, 52 सेकंड होता है। कितना होता है, 52 सेकंड होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और मैं इसकी बात करूं, जो आपका राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान की बात करूं, इसकी मैं बात करूं गान की, तो यह आपका जन गण मन है। कौन सा है, जन गण मन है आपका, जन गण मन है। इसको गाने का समय आपका 52 सेकंड हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है यह किसके द्वारा रचित है, तो यह बात आपको बतानी है। जो आपका राष्ट्रीय गान है यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह रचित आपका राष्ट्रीय गान है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यह 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया था। कब गाया था, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया था। कोलकाता अधिवेशन में यह गाया था। कब गाया था, तो यह आपका 27 दिसंबर 1911 को गाया था। यहाँ तक बात क्लियर, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। जो आपका पुष्कर मेला लगता है कहाँ पर लगता है, तो यह आपका उदयपुर में लगता है, जयपुर में, या फिर उदयपुर में लगता है, जोधपुर में लगता है, या फिर अजमेर में लगता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यह जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर यह कहाँ के आपके हो जाते हैं, तो यह आपके कहाँ पर हैं, तो यह आपके राजस्थान में है।
कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। तो पुष्कर मेला की मैं बात करूं तो यह कहाँ पे लगता है? तो यह आपका अजमेर में लगता है। कहाँ पर लगता है? अजमेर में लगता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इस मेले की मैं बात करूं तो यह आपका किसके लिए प्रसिद्ध मेला हो जाता है? तो इस मेले की मैं बात करूं तो यह मेला आपका ऊँटों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ऊँटों का यह मेला होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऊँटों के लिए यह क्या है? प्रसिद्ध मेला है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो परावैंगनी किरणें निकलती हैं आपकी सूर्य से, तो इसमें आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो हानिकारक आपकी किरण होती है वह कौन सी किरण होती हैं। सबसे ज़्यादा हानिकारक किरणों के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपकी UVA किरण होती है, UVB होती है, UVC होती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बतानी है कि जो सबसे ज़्यादा हानिकारक किरण होती है कौन सी होती है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर होता है, यह आपकी UVC किरण होती हैं, UVC रेज होती हैं। यह सबसे ज़्यादा हानिकारक किरण होती हैं। अब मैं इन किरणों के बारे में बात करूं तो इनसे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं त्वचा में कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। त्वचा कैंसर होता है इन किरणों से। और मैं यहाँ पे बात करूं और आपका यहाँ पे मोतिया बिंद हो जाता है। मोतिया बिंद हो जाता है इन किरणों से। त्वचा में कैंसर होता है, मोतिया बिंद हो जाता है, और यहाँ पे सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। किसकी? सनबर्न की प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो प्रोटीन है, मृदा है, कवक है, या फिर आपका फास्फोरस है। तो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका कवक। क्या हो जाता है? कवक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर है, यह आपका अजैविक घटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कि गिरसेर परियोजना अवस्थित है। जो आपकी गिरसेर परियोजना है कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर है? तो यह आपकी गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर आपकी मध्य प्रदेश में है। तो गिरसेर परियोजना आपकी कहाँ पर है? तो यह आपकी गुजरात में है। गिर से आपको पता चल रहा है यह है कहाँ पर? तो गुजरात में है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसकी मैं बात करूँ तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपकी एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए यह प्रसिद्ध है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, एशियाई शेरों के लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है, फेमस है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर। और मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो गिरसेर परियोजना की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो यह आपकी 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में की गई थी। और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध यहाँ पे परियोजना है, राष्ट्रीय उद्यान है। और है कहाँ पर? तो यह आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि WWF से आशय है। WWF से आशय बताना है क्या है। तो यह आपका वर्ल्ड वाइड फंड होता है, वर्ल्ड वाइड फंड होता है, या वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होता है, या फिर वर्ल्ड वॉच फंड होता है। WWF से क्या आशय होता है? तो इसका सही आंसर होता है यह आपका वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, गंगा नदी निकलती है। यह बतानी है आपको कि गंगा नदी निकलती है कहाँ से निकलती है। तो यह आपकी अरावली की श्रेणी से निकलती है, लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है,
गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है या फिर मिलाप ग्लेशियर से निकलती है? तो गंगा नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? तो यह आपकी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर से निकलती है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर से यह नदी आपकी निकलती है और यह आपकी भारत की सबसे कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी है, इतना आपको ध्यान रखना है। जो आपकी गंगा नदी है, कैसी नदी है? यह आपकी सबसे लंबी नदी हो जाती है और इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो 2525 इसकी लंबाई हो जाती है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है और गंगोत्री ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? तो कौन सी नदी हो जाती है? तो यह आपकी ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, केंद्रीय जल आयोग होता है या सर्वे ऑफ इंडिया होती है। तो यह बतानी है आपको कि कौन सी नदी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित होती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका, यह आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। कौन सा होता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। यह आपकी प्रदूषण मापन से संबंधित एजेंसी है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। जो कहाँ पर है? तो यह बताना है आपको, सिसिली में है, हवाई में है, एंडीज में है या फिर रॉकीज में है। जो आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है यह है कहाँ पर? इसकी मैं बात करूँ तो यह आपका एंडीज में है। कहाँ पर है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और है कहाँ पर? तो यह आपका एंडीज में है और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी क्या है? यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और है कहाँ पर? तो यह आपका दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की जो सांगपो नदी है यह भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से या फिर सिंधु के नाम से। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है यह भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह आपकी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी यह भारत में कौन से नाम से जानी जाती है? तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? और यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह कैसी नदी है? यह आपकी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी हो जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि घास भूमि के पारतंत्र की
खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो यह आपके शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जीवाणु होते हैं या फिर मांसाहारी या शाकाहारी होते हैं। तो घास भूमि के क्षेत्र में पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता बताने हैं, कौन हो जाते हैं? तो यह आपके मांसाहारी हो जाते हैं। सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वह आपके मांसाहारी होते हैं। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो कहाँ पर है? पृथ्वी तल के नज़दीक है। वह बताना है कि पृथ्वी तल के नज़दीक आपका कौन सा वायुमंडल का स्तर हो जाता है? तो यह आपका समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है, मध्य मंडल होता है या फिर आयन मंडल होता है। तो कौन सा यहाँ पे बताना है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर है, तो कौन सा यहाँ पे पृथ्वी तल के नज़दीक हो जाता है? तो इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल है यह आपका क्या है? पृथ्वी तल के नज़दीक है। और इसकी बात करूं तो यह आपका 0 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है। इस मंडल की मैं यहाँ पे और बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, घटनाओं की बात करूँ मैं, घटनाओं की यहाँ पे मैं बात करूँ तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे बात करूँ आंधी की, किसकी बात करूँ? आंधी की बात करूँ, तूफान की बात करूँ, और जो आपकी यानी कि जो मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वह कहाँ पे होती हैं? तो वह आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, जो कि आपका 0 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपके जो स्थायी सदस्य होते हैं इसकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है यह बताना है। तो यह आपका पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर आपका असम में है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका कहाँ पे हो जाता है? तो यह आपका राजस्थान में हो जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका है कहाँ पर? तो यह आपका राजस्थान में है। इतना आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के है कहाँ पर? तो राजस्थान के यह अलवर में है। राजस्थान के अलवर में आपका यह हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसकी जो घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 1958 में की गई थी। 1958 में इसकी घोषणा की गई थी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की। इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है आपको। स्रोत बताना है कौन सा हो जाता है। तो ATP होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, DNA होता है या फिर आपका RNA होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यह आपका सूर्य का प्रकाश हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, एग मार्क का संबंध है। जो आपका एग मार्क होता है यह क्या होता है? इसका संबंध किससे होता है? तो गुणवत्ता से होता है, पैकेजिंग से होता है, संसाधन से होता है या फिर आपका उत्पादन से होता है। एग मार्क का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है आपका
गुणवत्ता से। किससे होता है? गुणवत्ता से होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक के द्वारा जो जल प्रदूषण है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है या फिर पश्चिम बंगाल में है। तो जो सबसे ज़्यादा आपका क्या है? जल प्रदूषण है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, यह आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में आपका क्या है? सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था तो 1960 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1975 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह आपका 1972 में पारित किया गया था। और इसकी मैं बात करूं यहाँ पे, यह कब पारित किया गया था? 1972 में यह पारित किया गया था। और किसके लिए था यह? जो अवैध शिकार होते थे, व्यापार होते थे, उनको रोकने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर? अवैध शिकार व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने और दंड का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। 1972 में यह पारित किया गया था। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं या फिर स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, इसको हम किण्वन कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं इनको लिया गया है? तो जर्मनी से लिए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं, यूएसए से या फिर यूएसएसआर से। तो जो आपका मौलिक कर्तव्य हैं यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह आपके यूएसएसआर से लिए गए हैं, यूएसएसआर से लिए गए हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। इसकी मैं बात करूं तो यह आपका रूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रूस हो जाता है। यहाँ से आपके यह मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। आर्टिकल की मैं बात करूं, आर्टिकल की मैं यहाँ पे बात करूं तो आर्टिकल आपका 51 का क हो जाता है। 51 का आर्टिकल क हो जाता है। और इनके जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो इनकी संख्या 11 होती है। यहाँ तक बात क्लियर? इतना आपको यहाँ पे पता चल गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा हम किसको कहते हैं? तो उत्तरी तारे को कहते हैं, दक्षिणी तारे को कहते हैं, पूर्वी तारे को कहते हैं या फिर पश्चिमी तारे को कहते हैं। ध्रुव तारा हम किसे कहते हैं? तो ध्रुव तारा हम उत्तरी तारे को कहते हैं। ध्रुव तारा हम किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को कहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था तो 1972 में, 1973 में, 1981 में या फिर 1985 में। जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था यह कब प्रारंभ किया गया था? तो यह आपका 1973 में प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। यहाँ तक बात क्लियर? और यह किसके लिए था? तो यह बाघों के संरक्षण के लिए था। ठीक, बाघों के संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो यह आपकी जम्मू और कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या फिर आपकी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी की मैं बात करूं तो है कहाँ पर? इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड में आपकी
फूलों की घाटी अवस्थित है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, और जो आपका उत्तराखंड है इसके कौन से ज़िले में है, तो उत्तराखंड के चामोली ज़िले में है। उत्तराखंड के कौन से ज़िले में है, उत्तराखंड के चामोली ज़िले में यह आपकी यहाँ पे फूलों की घाटी स्थित है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या बतानी है, 306 होती है, 275 होती है, 206 होती है या फिर 175 होती है। तो कितनी संख्या होती है हड्डियों की, तो इसका सही आंसर है 206 हड्डियां होती हैं। वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। और शिशु अवस्था की मैं बात करूं, शिशु अवस्था की मैं बात करूं तो कितनी हड्डियां होती हैं, तो शिशु अवस्था में 300 हड्डियां होती हैं। 300 हड्डियां पाई जाती हैं कौन सी अवस्था में, शिशु अवस्था में। और वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह आपका न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है या फिर नागासाकी में है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है कहाँ पर, तो इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, यह आपका एम्स्टर्डम में है। ठीक, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। और इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना की मैं यहाँ पे बात करूं तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, एम्स्टर्डम की इसकी मैं बात करूं, एम्स्टर्डम की तो है कहाँ पर, यह नीदरलैंड में है। नीदरलैंड को हम क्या कहते हैं, एम्स्टर्डम कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान एक ऑक्सीकरण ... का उपचयन किया होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ... का ऑक्सीकरण एवं ... का अपचयन होता है। तो किसका ऑक्सीकरण का जो अपचयन होता है यह बताना है। तो जल NADP का, NADPH2 CO2 का, CO2 जल का, CO2 NADPH2 का। तो इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण NADP का अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। LPG के संदर्भ में आपको बताना है क्या सत्य नहीं है। तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीयमान है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। यह क्या है, यह एक प्राकृतिक गैस हो जाती है। LPG की फुल फॉर्म की मैं यहाँ पे बात करूँ, कई बार पूछी जा चुकी है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो यह अरस्तू की है, चार्ल्स डार्विन की है, मेंडेल की है, रॉबर्ट हुक की है। तो प्रजातियों की उत्पत्ति की मैं बात करूं तो किसकी रचना हो जाती है, तो यह आपकी चार्ल्स डार्विन की हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। किसकी हो जाती है, चार्ल्स डार्विन की हो जाती है। इसका जो हिंदी में होता है नाम, हिंदी में प्रजातियों की उत्पत्ति होती है और इंग्लिश में आपका यहाँ पे द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज होता है। ठीक, यह आपका नाम होता है इसका, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका
कि मकर रेखा है। मकर रेखा कहाँ पर है? तो यह आपकी 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है, या फिर आपकी 23.5 डिग्री साउथ है। तो मकर रेखा की मैं यहाँ पे बात करूँ, आपकी जो बीचों बीच की जो रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँ, यह आपकी कौन सी होती है? 0 डिग्री पर होती है। इससे ऊपर की मैं बात करूँ तो कौन सी रेखा होती है? तो यहाँ पे आपकी कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा होती है। यह आपका क्या है? नॉर्थ है, यहाँ पे आपका साउथ हो जाता है। ठीक, 23.5 डिग्री यहाँ पे यह आपकी कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पर। और यहाँ पे आपकी साउथ में आपकी 23.5 डिग्री पर क्या होती है? सॉरी, यहाँ पे साउथ है आपका 23.5 डिग्री पर, यहाँ पे आपकी मकर रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होती है। तो आपने समझा कि जो आपकी मकर रेखा होती है कहाँ पे होती है? तो यह आपकी 23.5 डिग्री साउथ में होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कि जो आपकी कर्क रेखा है यह आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है और मकर रेखा आपकी 23.5 डिग्री साउथ में होती है। यहाँ तक बात क्लियर? आपने यहाँ पे समझा कि जो आपकी कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा आपकी कहाँ पे होती है? नॉर्थ में होती है। और आपकी जो मकर रेखा है यह आपकी साउथ में होती है। और बीचों बीच में आपकी कौन सी रेखा होती है? तो यह आपकी भूमध्य रेखा होती है जो आपकी 0 डिग्री पर होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट आता है 30 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है कहाँ पर? तो यह आपका जेनेवा में है, हैग में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होता है यह आपका हैग में है। कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हैग में हो जाता है। और हैग की मैं बात करूँ तो हैग कहाँ पर? यह नीदरलैंड में होता है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। हैग आपका है कहाँ पर? तो यह आपका नीदरलैंड में है। और इसकी मैं स्थापना की बात करूँ, इसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और हुई कहाँ पर थी? तो यह आपकी हैग में हुई थी। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो मुख्यालय है आपका नीदरलैंड में है। नीदरलैंड आपका हैग में आता है और स्थापना आपकी 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। बस आपको इतना अच्छे से इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करा ही रही हूँ। आप इनको देखिए, आप सभी क्वेश्चंस को समझिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इनको कीजिए, अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सभी क्लासेस को करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं और आप इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को कीजिएगा और आपको प्रैक्टिस करनी है। इतना आपको कर लेना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।